हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एस एन सर में। और टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जो वो चल रहा हम लोग का टॉपिक क्लास 10th का लेसन फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। आपका जो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अभी पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देख के आए कि किस प्रकार से किसी केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार से हम लोग बैलेंस करते हैं, और वहाँ पे बैलेंस और इनबैलेंस इक्वेशन में डिफरेंस भी देखा गया। और ये जब केमिकल इक्वेशन के बारे में जानकारी हम लोग को हो गई कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके बारे में कुछ हम लोग जान लिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा इंटर करेंगे रसायन की दुनिया में, और वहाँ पे देखेंगे जैसे ही एंट्री लेंगे हम लोग केमिकल्स के जो वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स है उसमें जाएंगे, तो हमें बहुत से अनेक प्रकार के जो है केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। अब इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शंस को कैसे लर्न किया जाए, उनको कैसे समझा जाए, ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी हम लोग के लिए समस्या निकल के आती है। और इसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कुछ उनके प्रॉपर्टी के बेस पे, उनके जो अभिकारक में जो उनके अभिकारकों के केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग हो रही है उसके बेस पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस का क्या है वर्गीकरण करते हैं। रासायनिक प्रक्रियाओं को कई वर्गों में बांट सकते हैं, और इस वर्गीकरण में के आधार पे हम लोग क्या है उनका स्टडी करना क्या हम लोग के लिए ईजी हो जाता है। तो आज हम लोग की जो क्लास है वो इसी पे डिपेंड है कि आपका जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो ये रासायनिक प्रक्रियाओं की जो प्रकार हैं दोस्तों हम लोग क्लास 10th के लेवल पे देखेंगे। और दूसरी बात, जो आपके रिएक्टेंट हैं उन रिएक्टेंट्स के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन से जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो किस प्रकार के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उसी के बेस पे हम लोग स्पेशली आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण करेंगे। तो ये आज का टॉपिक हम लोग का हो गया क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। तो ये जब वर्गीकरण की जब बात हम लोग कर रहे हैं तो इसमें सिंपल इसकी परिभाषा की बात करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होते हैं, एक या एक से अधिक प्रकार के अभिकारक हो सकते हैं। उन अभिकारकों के गुणों में जो परिवर्तन का तरीका है, अभिकारकों के गुणों में परिवर्तन का तरीका है वो क्या है अलग अलग प्रकार का हो सकता है। अब उनके परिवर्तन होने के जो तरीके होते हैं उसी तरीके या फिर उनके किसी विशेष गुण के आधार पे जो है हम रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। अर्थात अगर परिभाषा की बात करेंगे आप तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों के गुणों में परिवर्तन के आधार पर या कुछ विशेष गुण के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि क्या ये इसके कहने का अर्थ क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अभिकारक हैं उनके गुणों में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, उत्पाद किस प्रकार से इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इसमें विशेष परिवर्तन हो रहा हो और वह परिवर्तन हर अभिक्रियाओं में हो रहा हो, अभिकारक बदल देंगे तभी परिवर्तन का प्रकार वही अगर है तो हम उन अभिक्रियाओं को एक श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझिएगा, आपके जो अभिकारक हैं दोस्तों, हम लोग के जो अभिकारक हैं, अभिकारक की जो संख्या है वो क्या है, एक या एक से अधिक हो सकती है, एक या एक से अधिक हो सकती है, एक या एक से अधिक हो सकती है ना। अभिकारकों की संख्या क्या है, एक या एक से अधिक सकती है। और जब उत्पाद की बात करते हो आप, जो प्रोडक्ट है
है ना, अभिकारक की संख्या क्या है, एक या एक से अधिक सकती है, उसी प्रकार से उत्पाद की संख्या भी क्या है आपका, एक या एक से अधिक हो सकती है, एक या एक से अधिक हो सकती है। पहला चीज़ तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद जो है हम लोग का जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया में जो है, अभिक्रिया में अभिकारक में कुछ विशेष परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे कि क्या परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना हो सकता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, है ना, हाइड्रोजन का निकलना, है ना, या फिर इसी को इलेक्ट्रॉन ग्रहण होना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, या फिर इलेक्ट्रॉन को त्यागना, ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात इसमें आप कह सकते हो ऊष्मा का निकलना, या फिर ऊष्मा का अवशोषण हो सकता है, वहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण हो सकता है ना। तो ये आपके कुछ विशेष जो है आपका प्रभाव है, विशेष परिवर्तन है जो आते हैं हम लोग की रासायनिक अभिक्रियाओं में, जो अभिकारक है उनके अंदर, जिसके वजह से हम लोग की अभिक्रियाएँ होती हैं इन विशेष गुणों को दिखाती हैं, और इन्हीं के आधार पे क्या हम लोग अभिक्रियाओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। आइए अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, तो वर्गीकरण कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे आसानी से हम लोग। तो बिल्कुल बेसिक को पहले जान लें हम लोग कि क्या चीज़ें हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देखें हम लोग। अभी आपने कहा कि जो अभिकारक है वो एक हो सकते हैं या फिर एक से अधिक सकते हैं। मान लीजिए कि ये कोई अभिकारक ए है और यह अभिकारक अकेले है, क्या है, अकेले है, एक ही अभिकारक है, और यह अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात दो लोगों में आपका सी और डी में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, है ना। यानी कि एक अभिकारक से एक से अधिक उत्पाद प्राप्त हुए। यह एक प्रकार, इस प्रकार की बहुत सी क्रियाएँ हो सकती हैं जिसमें अभिकारक केवल एक ही हो लेकिन उत्पाद क्या हम लोग को बहुत सारे मिल रहे हों, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, हम लोग के अभिकारक एक से अधिक हो गए, दो लोग हो गए, और इन दोनों लोग के अभिक्रिया करने के पश्चात हमें क्या है, केवल एक उत्पाद हम लोग को प्राप्त हो रहा है। देखिए अभिकारक एक या एक से, ये दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद क्या है, एक ही है। यहाँ क्या हो गया कि अभिकारक एक से अधिक हैं, एक से अधिक हैं, परंतु उत्पाद क्या है, एक प्राप्त हो रहा है, केवल एक, है ना। कोई सह उत्पाद नहीं है इसमें, बाय प्रोडक्ट कोई नहीं है, कोई सह उत्पाद नहीं बन रहा है, ठीक है, ये हो सकता है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो आपका एक अभिकारक के लिए हो गया, ये दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारकों के लिए हो गया। तीसरी बात हम लोग करने जाएं इसमें, तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे देखिएगा ए बी कोई अभिकारक है और कोई क्या है, सी डी अभिकारक है, ए बी और सी डी है अभिकारक। अब इसमें क्या हो रहा है, कोई अभिक्रिया हुई, है ना, अभिक्रिया हुई। अब इसमें से क्या हुआ, ए के साथ बी निकला, सी आ गया, और बी के साथ क्या हो गया, डी जुड़ गया, यहाँ पे क्या हो गया, बी डी हो गया, चाहे डी बी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपका परमाणुओं का प्रतिस्थापन हो गया, क्या हो गया, परमाणुओं का प्रतिस्थापन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणुओं का प्रतिस्थापन हुआ, परमाणु प्रतिस्थापन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यह प्रतिस्थापन दो परमाणुओं को हो सकता है, या फिर ऐसे भी सकता है कि ए प्लस बी, ए बी कोई आपके अभिकारक हो और सी कोई अभिकारक है,
अब सी जाए इसमें से, क्या करे, बी को हटा दे और सी अपने आकर के यहाँ पे जुड़ जाए। ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है आपका। ठीक है, अभी इसमें और भी प्रकार आप बना सकते हो, जैसे अगर यहाँ पे ए है और ए के साथ क्या है, कोई ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और AO बन रहा हो। ठीक है, ए में से ए है, ए और H हो सकते हैं, इसमें से ए में से क्या है, H क्या है, अलग निकल रहा हो, ऐसा हो सकता है। आपका ए पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हो और ए बन रहा हो, ए निगेटिव हो, इलेक्ट्रॉन को ये त्याग रहा हो और ए बन रहा हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार की अभिक्रियाएँ हो सकती हैं आपकी। ठीक है, ये आपकी अभिक्रियाएँ हुई। अब इसके अतिरिक्त आप जब अभिक्रियाओं को देखने जाएंगे तो उसमें आपका जैसे जो अभिकारक है उनमें परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, जैसे कुछ परिवर्तन दिखाया मैंने आपको कि किस प्रकार से परिवर्तन हो सकते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर ही हम लोग क्या है, अभिक्रियाओं का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल बात है, यहाँ पे जो अभिकारक है उनका जो परिवर्तन हो रहा है, उन्हीं परिवर्तन के बेस पे हम लोग अभिक्रियाओं को कुछ नाम देंगे। जो अभिक्रियाएं हैं उनको क्या है, कुछ विशेष नाम दिया जाएगा और उसी नाम के आधार पे हम लोग क्या है, उन अभिक्रियाओं का वर्गीकरण करके उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इन अभिक्रियाओं को क्या हम लोग नाम दे सकते हैं। तो सिंपल, अभी आप देखिए यहाँ पे हम लोग के पास जो अभिकारक हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे ए और बी दो अभिकारक हैं, दोनों आपस में मिल गए और क्या बनाया, सी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि दो अभिकारक मिल करके केवल एक अभिकारक बना रहे हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि दोनों अभिकारकों का क्या हो गया, योग हो गया, संयोग हो गया, दोनों का संयोजन हुआ दोनों अभिकारकों का। तो इसको क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, इसको नाम दे सकते हैं हम लोग संयोजन या फिर योगात्मक। इसको क्या बोल सकते हैं, संयोजन। दोनों अभिकारकों का संयोग हुआ है तो क्या हो गया, संयोजन, या फिर योगात्मक कह सकते हैं इसको, योगात्मक अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, क्यों कॉम्बिनेशन हुआ, दो लोगों का क्या हो गया यहाँ पे, कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, और उसके वजह से क्या है, कोई एक लोग क्या है यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक, ये तो पहला प्रकार हो गया संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। दूसरे प्रकार की बात करें हम लोग, यहाँ पे देखिएगा, अभी समझाया मैंने आपको, ए बी है कोई अभिकारक और कोई यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया। कोई अभिकारक क्या है, ए बी था और उसके साथ क्या है, कोई अभिकारक सी अभिक्रिया करने के लिए आ गया यहाँ पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा उत्पाद है वह उत्पाद इस प्रकार से हो गया, ए सी और बी क्या हो गया, अलग हो गया। हम लोग का यहाँ पे सी आकर के जुड़ गया है, बी को हटा दिया है। सी ने क्या किया, बी का प्रतिस्थापन कर दिया, क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया उसका। तो हम कह सकते हैं इसने, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, किसी एक परमाणु का, अभिकारक के किसी परमाणु का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है यहाँ पे। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। इसमें एक परमाणु किसी अन्य परमाणु से क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज़, विस्थापन अभिक्रिया। अभी हम लोग सभी अभिक्रियाओं को बारी बारी से डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी हम केवल आपको समझा रहे हैं कि इन अभिक्रियाओं को नाम जो दिया गया, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्यों दिया गया है ना। तो ये आपका हो गया विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया के बारे में हम लोग अगर बात करें, ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए कोई अभिकारक है, ये दोनों को ऐसा नहीं समझिएगा आप कि दो अभिकारक इसमें हैं, इनके बीच में अगर प्लस लगा होगा तब ये एक अभिकारक हो गया, एक अभिकारक ये हो गया, तो ये सिंगल अभिकारक कहलाएगा। ये क्या है, एक सिंगल कोई अभिकारक है, दो परमाणुओं से बना हुआ है ये। ठीक है, अब यह अभिक्रिया कोई हुई है ना, अभिक्रिया किसी प्रकार से हुई और इस अभिक्रिया के जो फलस्वरूप हम लोग को क्या हो गया, एक से अधिक प्रोडक्ट मिल गए। यानी कि ए बी था
तो यह ए और बी में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा दो अभिकारक थे, जुड़ करके एक अभिकारक में बदले हैं। यहाँ पे कोई एक अभिकारक है वह टूट करके क्या है, दो अभिकारकों में बदला है, तो इसको बोलेंगे वियोजन। क्या बोलेंगे, इसका क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, वियोजन, या इसी को बोलते हो विघटन, वियोजन या विघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। वियोजन या विघटन अभिक्रिया हो गया। इसमें एक अभिकारक क्या होगा, एक से अधिक उत्पाद में क्या होगा, टूटेगा, उसको हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो इसमें आपका चौथा टाइप जो होगा, इसमें जो फोर्थ टाइप होगा, ठीक है, इसमें आपके दो अभिकारक होंगे, है ना। जैसे देखिएगा यहाँ भी दो अभिकारक थे दोस्तों, ठीक है, दो अभिकारक थे, लेकिन यहाँ पे केवल एक अभिकारक आके जुड़ा है, केवल एक परमाणु क्या हुआ है, विघटित होकर के, या फिर एक का संयोग हुआ है और एक का वियोजन हुआ है, तो एक निकला है, एक क्या है, ऐड हुआ है। अब इसी में अगर दो परमाणु, एक इसमें जुड़ता, इसमें का निकलता, इसमें जुड़ता, तो उसको बोलते हैं हम लोग उभय अपघटन। क्या बोलेंगे, उभय अपघटन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी प्लस सी डी दो आपके अभिकारक हैं, ए बी और सी डी दो अभिकारक हैं। अब इसमें क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन यहाँ पर भी हो रहा है। आपका जो प्रतिस्थापन है यहाँ पर भी होगा, यहाँ भी क्या होगा, अपघटन ही होगा, टूटेगा ही दो पार्टों में। ये आपका टूट गया इसमें से दो पार्ट में, ये भी क्या हो गया, दो पार्ट में टूट गया। एक आपका ये टूटने के बाद क्या हुआ कि आपका ए के साथ डी आ गया, आप बी के साथ क्या आ गया, सी आ गया। देखिए क्या हुआ, ए के साथ क्या जुड़ा है, बी जुड़ गया, अब बी के साथ क्या जुड़ा है, डी जुड़ गया, यानी कि प्रतिस्थापन हुआ है और साथ ही साथ दोनों अभिकारकों का विघटन हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं उभय अपघटन। क्या बोलते हैं, उभय अपघटन क्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन क्रिया बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी सभी अभिक्रियाओं का हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, साथ में बने रहिए आप, ठीक है। अभी तो ये केवल समझा रहे हैं कि ये अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं और कैसे इनको समझेंगे। अभी रिएक्शन हम लोग बनाएंगे, तो अगर ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी तो उसको देखते ही आप उनका नाम बताएंगे कि वो कौन सी अभिक्रिया है ना दोस्तों। तो आइए पांचवी अभिक्रिया को देखते हैं हम लोग। पांचवी अभिक्रिया हम लोग की है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसमें आपको अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि हो सकता है कि कोई अभिकारक है, वो क्या हो, उसमें से ऑक्सीजन निकले, ऑक्सीजन क्या हो, निकले, उसमें से ऑक्सीजन निकले, या उस अभिकारक के साथ ऑक्सीजन क्या हो, जुड़े, ऑक्सीजन क्या हो, जुड़े। दो बातें हो सकती हैं, या फिर उस अभिकारक से क्या है, हाइड्रोजन निकले यहाँ पे, ठीक है, या फिर उस अभिकारक के साथ क्या है, हाइड्रोजन जुड़े, आपका हाइड्रोजन जुड़े, या फिर वह अभिकारक जो है इलेक्ट्रॉन को निकाले, ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, ठीक है, या फिर वह ए पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या बन गया, ए बन गया आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, चाहे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, ठीक है। आपका कोई धनात्मक यौगिक को ग्रहण कर सकता है, कोई धनात्मक परमाणु को ग्रहण कर सकता है, चाहे धनात्मक परमाणु को निकाल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की घटना अगर हो रही होगी तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से बना हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन बना हुआ है आपका, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये आप हम लोग पढ़ेंगे, मुख्य रूप से इन पांच अभिक्रियाओं को भी पढ़ने वाले हम लोग हैं, और आई थिंक आप पांचों अभिक्रियाएं बिल्कुल आपको समझ में आ चुकी हैं किस प्रकार से बनने वाली हैं। अब हम लोग क्या है, एक एक अभिक्रिया को उठाएंगे और हर अभिक्रिया का एग्जाम्पल और उसकी डिफिनीशन भी देखेंगे, और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो हम लोगों ने थियोरी अप्लाई किया है क्या वो उस पर एप्लीकेबल है कि नहीं है, और उसी की सहायता से हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया को। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया को देखते हैं। इसमें क्या होने वाला है, इसमें कह रहा है कि दो अभिकारक होंगे और आपस में क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे। दो अभिकारक होंगे, आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। तो इसमें आपका
कई एग्जाम्पल आपके पास है ना। एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप जानते हो, जैसे आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, H2O का निर्माण कर लेते हैं। इसमें दो अभिकारक हैं, ये समीकरण संतुलित नहीं है, इसको संतुलित आप कर लेंगे, ठीक है। दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, एक ही है। तो ऑक्सीजन को दो करने के लिए क्या किया, यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई किया, तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, चार हो गए। तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो ये यहाँ पे दो आपके अभिकारक है, दोनों आपस में क्या हुए, रिएक्शन किए, जुड़ करके आपका H2O यानी कि एक अणु का निर्माण किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अपक्रिया कैसी है, योगात्मक अपक्रिया है ना। अब ऐसे ही देख लीजिए, आपका कार्बन को, जो कार्बन होता है उसको वायु में जलाएं, वायु में, वायु का मतलब जानते ही हो, वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जब जलाने की बात होती है तो वायु भले कहते हैं हम लोग, लेकिन लेते क्या है, ऑक्सीजन को। किसको लेते हैं, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो, ऑक्सीजन की हेल्प से ही कोई क्या होता है, जलता है, बिना ऑक्सीजन के कोई जलता नहीं है। तो यहाँ हवा में बहुत सी गैसें हैं, लेकिन उन गैसों को हम लोग नहीं मानते हैं कि इसको जब जलाने की बात होती है तो केवल ऑक्सीजन को यहाँ पर हम लोग यूज में लेते हैं। तो ऑक्सीजन यूज करेंगे तो बन जाएगा आपका CO2। क्या बन गया, CO2। तो यहाँ भी आपके एक कार्बन हो गया, एक क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दोनों आपस में कंबाइन हुए और CO2 का निर्माण कर लिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए, मान लो कि ये क्या है, NH3 अमोनिया है, इसने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या किया, रिएक्शन किया इसने और बना दिया क्या हम लोग का NH4Cl, NH4Cl बन गया, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे एक अभिकारक, ये दूसरा अभिकारक, दोनों आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, जुड़ गए, और केवल एक उत्पाद मिल रहा है। तो इसमें सिंपल सी बात है, इसमें क्या मिलेगा, केवल एक उत्पाद मिलेगा, केवल एक उत्पाद क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। इस अभिक्रिया का की पॉइंट क्या हो गया कि इसमें क्या होगा, केवल एक उत्पाद प्राप्त होगा, इसमें कई उत्पाद हम लोग को प्राप्त नहीं होंगे, कोई सा उत्पाद हम लोग को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो भी क्या है, आपका योगात्मक अभिक्रिया ही देते हैं, संयोजन अभिक्रिया ही देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, एथीन हो गया हम लोग का। अब इसके जो रिएक्शन है अगर हम लोग हाइड्रोजन से करा देते हैं तो यहाँ बन जाता है क्या, आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाता है। तो यहाँ पे एक अभिकारक हो गया, ये दूसरा अभिकारक हो गया, दोनों आपस में कंबाइन हुए और एक सिंगल हम लोग को क्या है, प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये भी क्या हम लोग का एक योगात्मक अभिक्रिया ही है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि योगात्मक अभिक्रिया में केवल क्या होगा, केवल एक ही जो है आपका जो उत्पाद हम लोग को प्राप्त होने वाला है, ठीक है। आप बहुत से एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, उसकी जो क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो बन जाता है COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड। ये क्या बना, कार्बोनिल क्लोराइड। और ये इसको हम लोग बाजारू नाम इसका होता है फास्जीन गैस, भी इसको हम लोग बोलते हैं, फास्जीन गैस के नाम से ही जानी जाती है, ठीक है। जो कि क्या होती है, बहुत ही जहरीली होती है, ये जहरीली गैस है, ठीक है, फास्जीन गैस, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी आपके दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है। तो देख रहे हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी अभिक्रिया में केवल एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, अभिकारक कहीं है, आपस में जुड़ करके केवल एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे वो कैसी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है, ठीक है। तो आई थिंक योगात्मक अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग अगली अभिक्रिया की ओर, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या हम लोग लेके चलेंगे, हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन लेके चलते हैं विस्थापन, है ना। डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अच्छा, नाम से ही आप समझ चुके हैं अब कि इसमें क्या होने वाला है, विस्थापन। अभी समझाया मैंने आपको कि AB प्लस C हो और यहाँ से क्या हो, AC हो जाए और B क्या हो, अलग हो जाए, B क्या हो, अलग हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, विस्थापन। आप लोग क्लास में भी विस्थापन करते हैं, आपके बेंच पे कोई बैठ जाता है तो आप कहते हैं कि भाई ये मेरी सीट है, आप यहाँ से हटिए, तो उस लड़के को वहाँ से उठाते हैं, अपने क्या वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो वह तभी कर पाते हैं जब उस लड़के से आप अधिक पावरफुल होते हैं। अगर वो लड़का आपसे अधिक पावरफुल रहेगा तो वो वहाँ से हटने वाला नहीं है, वो कहेगा भाई जो पीछे सीट खाली है जाके पीछे बैठ जाओ, ठीक है, वहाँ पे विस्थापन होने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यह अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया तभी होती है जब यहाँ पे आपका एक अभिकारक क्या है,
दूसरे अभिकारक से अधिक क्रियाशील हो, एक पदार्थ या एक तत्व दूसरे तत्व से क्या है अधिक क्रियाशील हो, तभी विस्थापन की क्रिया होती है। यानी कि यहाँ विस्थापन, सी ने क्या किया, बी का विस्थापन किया, तो सी क्या है, सी बी से अधिक क्रियाशील है, सी बी से क्या है अधिक क्रियाशील है। ठीक है, जो अधिक क्रियाशील होगा वही विस्थापन कर पाएगा। जैसे यहाँ सी क्या है, बी से अधिक क्रियाशील, विस्थापन हो गया। अगर सी क्या है, बी से कम क्रियाशील होता, कम क्रियाशील होता तो क्या ये विस्थापन होता, तो ए बी प्लस सी एरो मार्क, यहाँ पे विस्थापन होता क्या, नहीं, यहाँ विस्थापन नहीं होता, कोई अभिक्रिया हम लोग को यहाँ प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो विस्थापन तभी होगा जब क्या हो, एक परमाणु क्या है दूसरे से क्या है अधिक क्रियाशील हो, तभी वो विस्थापन होगा, अदर विस्थापन क्रिया हम लोग की नहीं होगी। और दोस्तों आप क्रियाशीलता की बात करेंगे कि क्रियाशीलता क्या होती है, कैसे जानेंगे किसकी क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है, किसकी कम होती है, तो उसके लिए एक है हम लोग के पास विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी है, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी उसको। विद्युत रासायनिक श्रेणी है जो क्या करती है, धातुओं, स्पेशली धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम बताती है, क्रियाशीलता का क्रम बताती है। और क्रियाशीलता देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक कीवर्ड बता रहा हूँ, उसी से आप समझ भी सकते हो। धातुओं के लिए स्पेशली क्रियाशीलता प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। जिसकी इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी, उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक होगी। जो इलेक्ट्रॉन अधिक निकालना चाहेगा उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करेंगे आप, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ एलिमेंट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा। इसके नीचे आएगा ये है श्रेणी आपकी, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी मैंने बनाया, आपको ध्यान दीजिएगा। ये आपका देखिए यहाँ पे लिथियम सबसे ऊपर है, तो इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है ना। पोटेशियम उसके नीचे है, पोटेशियम की क्रियाशीलता क्या होगी, उससे कम होगी। ऐसे ही सभी एलिमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, सोडियम है, तो सोडियम की क्रियाशीलता क्या है, कैल्शियम से भी कम है, स्ट्रोंशियम से भी कम है, बेरियम से भी क्या है, कम है। एल्युमिनियम की क्रियाशीलता क्या है, मैग्नीशियम से कम है, या उल्टा बोलोगे तो कहोगे मैग्नीशियम क्या है, एल्युमिनियम से अधिक क्रियाशील है। मतलब इसमें जो ऊपर होता है, अगर इस क्रम में लिखा गया होगा तो जो ऊपर रहेगा वो अधिक क्रियाशील होगा, और जो नीचे होगा वो क्या होगा, कम क्रियाशील होगा। इसमें देख लीजिए, ये कापर आपका ऊपर है, Ag चांदी क्या है नीचे है ना, तो कापर अधिक क्रियाशील होगा, Hg क्या होगा, कम क्रियाशील होगा, Ag क्या होगा, कम क्रियाशील होगा। ये गोल्ड है सबसे नीचे, सबसे कम क्रियाशील होता है। देखते हैं इसकी ज्वेलरी बनती है, बहुत महंगा भी होता है, ज्वेलरी खराब भी नहीं होती है, उसमें जंग नहीं लगता है आपका जो गोल्ड होता है उसमें। क्यों, क्योंकि क्या है, सबसे कम क्रियाशील है। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे, कहीं आपका जिंक हो, है ना, कहीं जिंक हो, देखो अब जिंक है, अब Fe है, Cu है ना। तो अब ये लोग अगर बात समझने की कोशिश करेंगे लोग, कौन अधिक क्रियाशील होगा, तो जो ऊपर रहेगा वही क्या होगा, क्रियाशील होगा, और जो क्रियाशील होगा वही क्या कर सकता है, किसी को विस्थापित कर सकता है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया में सिंपल सी बात समझ में आ गई कि इसमें आपका जो है, जो कोई एक परमाणु, एक अधिक क्रियाशील जो परमाणु होता है, पदार्थ होता है, वह दूसरे कम क्रियाशील पदार्थ को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा अगर बनाओगे आप तो कह सकते हो कि अधिक क्रियाशील पदार्थ जो है, अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। और जिस अभिक्रिया में ये घटना होती है उस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज़,
कि वह अभिक्रिया कैसी है, विस्थापन अभिक्रिया है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो अभी क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया क्या, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया, CuSO4 लिया। अब इसका रिएक्शन हम करा दे रहे हैं किससे, जिंक से। तो अगर हमें ये पता हो कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है कि कम क्रियाशील है, तो आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पे विस्थापन होगा कि नहीं होगा, प्रतिस्थापन होगा कि नहीं होगा। तो इस श्रेणी पे अगर ध्यान देंगे आप तो देखो यहाँ पे जिंक क्या है, ऊपर है, कॉपर ये श्रेणी क्या है, इसके नीचे आएगी ना, नीचे लिखेंगे इसको हम लोग। तो कॉपर कहाँ है, नीचे है, जिंक कहाँ है, ऊपर है। यानी जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है। तो क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा यहाँ से और बन जाएगा ये ZnSO4 प्लस क्या बन जाएगा, कॉपर इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अपघटन की क्रिया है। ठीक है, इसकी सहायता से धातुओं का शोधन भी किया जाता है क्रियाशीलता के आधार पे ही। ठीक है ना। अभी मान लो दोस्तों, अगर इसी रिएक्शन को ऐसे करते ZnSO4 रहता, हम लोग यहाँ पे कॉपर लेके आते, तो बताइए क्या यहाँ पे विस्थापन होता, क्या है विस्थापन होगा, नहीं होगा, क्योंकि कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है और जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो कॉपर कम क्रियाशील होने के कारण इस जिंक को हटा नहीं पाएगा इसमें से, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, कॉपर जिंक को हटा नहीं पाएगा। ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे इसी से एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए CuSO4 है और आपने इसका रिएक्शन किससे कराया, Fe से कराया। CuSO4 है, इसका रिएक्शन आपने किससे कराया, Fe से करा दिया। तो जब Fe से कराएंगे तो अब आपको पता होना चाहिए कि Fe कम क्रियाशील है कि अधिक क्रियाशील है, किससे, Cu से। ठीक है, तो देख रहे हैं आपका Fe यहाँ पे आया हुआ है और Cu का है उसके नीचे आएगा। तो Cu कम क्रियाशील है, Fe क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो इसका मतलब यहाँ पे विस्थापन हो जाएगा आपका FeSO4 हो जाएगा और Cu क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, विस्थापन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो रीजन समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अभी इसका उल्टा करेंगे, FeSO4 में से निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे कलर में भी चेंजिंग आती है थोड़ा सा। ठीक है, तो वो तो अभी रिएक्शन जो डिटेल पढ़ेंगे तो हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे समझिए कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो जब कोई अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को क्या करे, विस्थापित कर दे, तो हम लोग कहेंगे कि अभिक्रिया कैसी है, विस्थापन अभिक्रिया है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपने ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसको भी देखा। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं, कर लीजिएगा। और आइए हम चलते हैं अगले अभिक्रिया की ओर। ठीक है, अगली अभिक्रिया हम लोग की क्या है, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा वियोजन जो अभिक्रिया है उसको देख लेते हैं, है ना। जो वियोजन रिएक्शन है उसको, वियोजन का मतलब तो समझते ही हैं, वियोग, है ना। जब बिछड़ जाते हैं हम लोग किसी से तो क्या होता है, वियोग होता है वहाँ पे, और उसी वियोग से क्या है, वियोजन बना हुआ। और वियोजन में हम लोग देखेंगे कोई परमाणु किसी अपने सह परमाणु के साथ से क्या होगा, वियोजित होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया को सिंपल परिभाषित करना होगा तो कर सकते हैं कि किसी मान लीजिए बाह्य कारक जैसे हो गए, ऊष्मा हो गया, ताप हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गई, है ना, उनके प्रभाव से जो है जो अभिकारक पदार्थ है वह अपने घटकों में क्या होता है, वियोजित हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो हम लोग का अगला जो अभिक्रिया है क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या बताया मैंने आपको कि आपका कोई रिएक्टेंट है ना, कोई रिएक्टेंट है, वह रिएक्टेंट क्या होगा, दो पार्ट में क्या होगा, अपने घटक में टूट गया। और यहाँ पे क्या हो सकता है, ताप हो सकते हैं, आपकी ऊष्मा हो सकती है, या फिर आप जैसे ताप है, ऊष्मा का मतलब क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और वहाँ पे क्या है, विद्युत धारा हो सकती है ना, विद्युत धारा। इसमें तीनों में से कोई एक रहेगा आपका। ठीक है, तो आपका ये क्या होगा, अपने घटकों में वियोजित हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो कह सकते हैं बाह्य कारकों जैसे, है ना, ताप, प्रकाश का मतलब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश से है, या धारा मतलब विद्युत धारा, है ना। ताप, प्रकाश या धारा के प्रभाव से ना, ताप, प्रकाश या धारा के प्रभाव से कोई अभिकारक जो है, कोई अभिकारक
अपने घटकों में, यहाँ पे यदि लगा देता हूँ, अपने घटकों में वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? वियोजन, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका डिफिनीशन हो गया कि बाह्य कारकों, यदि बाह्य कारकों जैसे ताप, प्रकाश या विद्युत धारा ना, प्रकाश का मतलब क्या है? पे सूर्य का प्रकाश हो गया। ठीक है, उसकी उपस्थिति में अगर हम लोग की कोई जो अभिकारक है वो अपने घटकों में क्या हो रहा है? वियोजित हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? वियोजन अभिक्रिया। अब इसमें जो बाह्य कारक हैं, बाह्य कारक के आधार पे, बाह्य कारकों के आधार पर, बाह्य कारकों के आधार पर वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जो है 3 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, 3 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे? ठीक है, एक आपका ऊष्मीय वियोजन, क्या हो जाएगा? ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन बोलते हैं उसको। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, ताप है यानी प्रकाश से ले रहे हो आप, तो प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा। और तीसरा क्या है? विद्युत अपघटन कह लेते हैं, विद्युत वियोजन कह सकते हैं इसको, विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल परिभाषा में तो कोई दम नहीं है। परिभाषा इसकी, यदि आपका जो वियोजन की अभिक्रिया है प्रकाश की उपस्थिति पे हो, है ना, क्या हो? यदि यहाँ पे परिभाषा देख लीजिएगा, यदि प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन की क्रिया हो, वियोजन की क्रिया हो, तो उसे, ठीक है ना, सॉरी प्रकाश नहीं, ऊष्मीय पढ़ रहे ना, ताप, ताप या ऊष्मा, ठीक है ना, ऊष्मा दे रहे हैं उसको हम लोग। ठीक है, तो ऊष्मा देने पर ताप या ऊष्मा, यहाँ पे ताप या क्या हो जाएगा? ऊष्मा। ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजन की क्रिया हो तो उसे कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। क्या बोलेंगे उसको? ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा होगी। एग्जाम्पल की बात करेंगे आप तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ट एग्जाम्पल इसका है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, जब उसको लोग गर्म करते हैं तो वह शुष्क चूने में और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? बदल जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया CaCO3। और यहाँ पे क्या दिया आपने? ऊष्मा दिया, इसको क्या दिया? ऊष्मा दिया। अब ये किसमें टूट जाएगा? आपका टूटेगा ये CaO ठोस अवस्था में, आपका जो शुष्क चूना हो गया, आप प्लस क्या बन जाएगा आपका? CO2 गैस इसमें से निकलेगी। ठीक है, तो ये आपने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया और शुष्क चूना मिल गया हम लोग को, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकल रही है। सिंपल सा ये आपका ऊष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो, जैसे आपका जो फेरस सल्फेट है या FeSO4 है, उसका जब वियोजन होता है तो आपका जो है फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन जाती है। तो एक एग्जाम्पल और इसका ले लेते हैं हम लोग, F2FeSO4 ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो बन जाता क्या है? Fe2O3 बन गया, Fe2O3 आपका फेरिक ऑक्साइड बन गया, और साथ में बनता है क्या? SO2 प्लस बनता है SO3 बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे क्या दिया आपने? ऊष्मा दिया। क्या दिया? ऊष्मा इसको दिया आपने। ऊष्मा की उपस्थिति में ये हो रही है क्रिया। ठीक है, ऐसे ही आपका जो प्रकाशीय वियोजन है, प्रकाशीय वियोजन, तो ये क्या हो जाएगा? प्रकाश की उपस्थिति में होगा। ठीक है, तो आपका क्या है? अगर वियोजन जो है, वियोजन प्रकाश देने पर हो, प्रकाश देने पर हो तो अभिक्रिया क्या होगी? ऊष्मीय वियोजन या सॉरी प्रकाशीय वियोजन होगी। क्या होगी? प्रकाशीय वियोजन हो जाएगी। जैसे आप जो पहले फोटोग्राफी में रील का यूज होता था, देखे होंगे आप लोग, तो उसमें AgCl का यूज किया जाता था। वहाँ पे जब उसको प्रकाश दिया था तो क्या हो? Ag में कन्वर्ट होता
तो ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती थी उसमें एक रिएक्शन हम लोग यूज होते थे उस समय। अब तो आपका SD कार्ड हो गया है, आप सीधे फ़ोटो जो है उसमें कलेक्ट करते हैं। तो 2AGCL है ना, 2AGCL आपका है। ये आप जब इसको प्रकाश में रखते थे हम लोग, प्रकाश में, ठीक है, प्रकाश देते थे इसको, तो क्या है AG और CL में क्या होता था, ये ब्रेक हो जाता था, ठीक है। तो आपका बन जाता था 2AG प्लस क्या होता था CL, 2 में ये टूटता था ये, ठीक है। तो ये जो आपका है प्रकाशीय वियोजन हो गया, क्या हो गया, प्रकाशीय वियोजन का एग्जाम्पल हो गया। अब वियोजन की बात करेंगे तो विद्युत धारा की उपस्थिति में, है ना, यदि वियोजन कब हो रहा है, यदि वियोजन जो है विद्युत धारा की उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में हो, विद्युत धारा की उपस्थिति में हो, तो क्या कहेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे विद्युत वियोजन। क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन बोलेंगे उसको, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल तो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास है। जैसे जो जल है, जल का जब विद्युत अपघटन कराते हैं हम लोग, पानी का जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो पानी क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यानी कि आप ले लीजिए 2H2O ले लीजिए और इसमें क्या करिए, धारा, विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, विद्युत धारा क्या किया, प्रवाहित किया, तो ये बन क्या जाता है आपका 2H2 प्लस O2, अपने घटकों में क्या हो गया, टूट गया। पानी किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की हम लोगों ने, क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। तो ये हो गया आपका विद्युत वियोजन। तो वियोजन की जो वियोजन क्रिया है वो क्या है, 3 प्रकार की थी, ठीक है ना। तीनों प्रकार आपने देख लिया, तीनों प्रकार के एग्जाम्पल देख लिए आप, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे डिफिनेशन भी पूछता है और एग्जाम्पल भी पूछता है, तो आप एग्जाम्पल अवश्य याद रखिएगा, ठीक है। परिभाषा तो आप बना सकते हो, परिभाषा मैंने सबका लिख भी दिया है, ठीक है। तो बहुत ही छोटी सी परिभाषाएं बनाए हैं हम, उसको देख करके आप आसानी से क्या है, इनका परिभाषा और एग्जाम्पल दोनों याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बनते रहे हैं और साथ ही साथ जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है उसमें भी क्या है, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर। ये आप लोगों का था तीसरा वाला, ठीक है। आइए अब चलते हैं चौथी अभिक्रिया की ओर, ठीक है। 5 अभिक्रियाएँ पढ़ने में लोग को है, 3 पढ़ लिए, अब चलेंगे किसकी ओर, चौथी अभिक्रिया की ओर, जिसका नाम लिया हम लोगों ने उभय अपघटन। क्या नाम रखा, उभय अपघटन। उसमें देखा था 2 अभिकारक थे और दोनों अभिकारकों में जो परमाणु थे उनका अपघटन हुआ था, अभिकारकों का अपघटन हुआ था और फिर अभिकारक अपघटन के बाद क्या है आपका प्रतिस्थापित हुए थे, जिससे क्या हम लोग को प्रोडक्ट मिला था। तो क्या हम लोग पढ़ेंगे अब, उभय अपघटन, उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसका जो फंडा था क्या था, AB प्लस CD था। आपने कहा कि AB टूट जाएगा, CD टूट जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आपका A और C साथ में हो गए, B और D क्या हो गए, साथ में हो गए। इस प्रकार से आपके दोनों ब्रेक हुए, दोनों क्या हो गया, आपस में प्रतिस्थापित हुए, परमाणु का प्रतिस्थापन किया, ठीक है। तो इसमें 2 अभिकारक क्या करते हैं, परस्पर जो है विनिमय द्वारा क्या होते हैं, अपघटित होकर के नए पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में 2 अभिकारक परस्पर विनिमय द्वारा है ना, विनिमय द्वारा अपघटित होकर नए पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, उभय। उभय मतलब क्या होता है, 2। उभय का मतलब क्या होता है, 2। जब 2 को अपघटन होता है, 2, जैसे यहाँ पे एक अपघटन यहाँ पे हुआ, एक अपघटन यहाँ पे, तो कितने अपघटन हो गए, 2 अपघटन हो गए। तो इसी इसका नाम क्या रखा गया, उभय अपघटन। इसके पहले क्या था, केवल वियोजन था, इसमें केवल एक ही अभिकारक था, उसी का वियोजन हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है, 2 आपके अभिकारक हैं और दोनों का वियोजन हो रहा है, दोनों टूट रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, क्या कहें हम लोग कि ये क्या है, उभय अपघटन है ना। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे सोडियम सल्फेट मान लीजिए, साल्ट केक है आपके पास, Na2SO4 है, और आपने ले लिया बेरियम क्लोराइड को, किसको, बेरियम क्लोराइड को ले लिया,
ठीक है। तो जब इनका रिएक्शन आपस में हम लोग कराते हैं तो ये टूटेगा ऐसे, ये टूटेगा ऐसे, टूटेगा तो ये बनता है 2Na पॉजिटिव, SO4 पे डबल नेगेटिव बनता है, Ba पे 2 पॉजिटिव और 2Cl पे नेगेटिव। फिर से सुन लीजिएगा, 2Na पॉजिटिव, SO4 पे 2 नेगेटिव, Ba पे 2 पॉजिटिव, 2Cl पे नेगेटिव बनेगा आपका, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, यानी कि Na क्या है, Cl से जुड़ जाएगा, और जो SO4 क्या है, Ba से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका बन जाएगा यहाँ से BaSO4 का ऑक्सीजन बनता है आप प्लस 2NaCl, नमक का निर्माण होता है, 2NaCl बन जाता है आपका, ये आपका हो गया। तो देखिए एक अपघटन यहाँ पे हुआ, एक अपघटन यहाँ पे हुआ, ठीक है। अपघटन को देखेंगे तो ये कैसे टूटा हुआ है, जैसे बताया मैंने कि 2Na पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है SO4 पे डबल नेगेटिव, ऐसे ही Ba पे आपका 2 पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे 2Cl पे 1 नेगेटिव बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव से, ये नेगेटिव वाला क्या है, इस पॉजिटिव से क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, और इस प्रकार से 2 अपघटन हुए हैं, इसमें भी अपघटन हुआ, इसमें भी अपघटन हुआ। इस चीज़ को बोल रहे हैं क्या, उभय अपघटन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, AgNO3 है, AgNO3 आप प्लस इसका जो रिएक्शन हम लोग किससे, KCl से करा दें, है ना, पोटेशियम क्लोराइड से करा दिया अपने, पोटेशियम क्लोराइड से इसका रिएक्शन कराया, तो क्या बन जाता है AgCl, सीरियल क्लोराइड बन गया आपका, ठीक है। और बन जाता है KNO3। तो फिर वही कहानी यहाँ पर भी है, इसको ब्रेक कर दीजिए, 2 जगह से 2 अपघटन हुए, Ag के साथ कौन आया, Cl, और K के साथ कौन आया, NO3 आ गया, ठीक ना, पोटेशियम नाइट्रेट बना वहाँ पे, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये क्या हो गया, उभय अपघटन हो गया, क्या हो गया, उभय अपघटन। अब चलेंगे हम लोग क्या है, एक और रिएक्शन देखते हैं। अभी हम लोग बात किए थे कि हम लोग की ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें क्या है, ऊष्मा निकल सकती है या फिर उसमें क्या है, अवशोषित हो सकती है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग का जो अभिक्रिया शुष्क चूना होता है, उसको जब हम लोग पानी में भिगोते हैं तो उसमें से क्या है, बुलबुले निकलते हैं और वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो हमने उसको गर्म नहीं किया, वो अभिक्रिया के द्वारा ही स्वयं क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, उसमें से ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं, जब क्रिया होती है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, और कुछ अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिसमें क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है ना। तो ऊष्मा का जो अवशोषण है, चाहे ऊष्मा का जो निकालना है, उसके आधार पे हमारी जो अभिक्रियाएँ हैं वो 2 प्रकार की हो सकती हैं, है ना, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी 2 प्रकार की अभिक्रियाएँ हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले देख रहे हैं अभिक्रिया का नाम, तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, है ना। एक आपका ऊष्मा शोषी है एंडोथर्मिक, और ऊष्मा शोषी क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई है, ठीक है। तो अब इसमें सिंपल सा ऊष्मा शोषी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऊष्मा क्षेपी का परिभाषा बोलोगे तो क्या हो जाएगा, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, कह सकते हैं ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो ये सिंपल सा हो गया, ठीक है। जैसे आप ऊष्मा क्षेपी की बात कर रहे हैं, अगर पहले इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो जो आपका मीथेन है CH4, जब उसको हम लोग ऑक्सीजन में या फिर वायु में जलाते हैं तो क्या है, हम लोग को उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, क्या मिलेगा हम लोग को, CO2 मिलेगा और H2O मिलता है, ठीक है ना। CO2 और H2O 4 को आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और आपका 4 हाइड्रोजन है, तो आपका 4 हाइड्रोजन हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका इसमें क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। तो इसमें हम लोगों ने कर दिया कि क्या है, प्लस ऊष्मा क्या हो रही है, ऊष्मा इसमें से निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है इसमें से, ठीक है। तो ऊष्मा निकल रही है तो क्या हो गया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया। ऐसे अभी मैंने बताया आपको, शुष्क चूना है, जब उसको पानी से उसकी अभिक्रिया कराते हैं
तो सूखा हुआ जो चूना होता है जब पानी मिलाते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, उसमें से क्या है ऊष्मा निकलती है। आप कभी ट्राई मत कीजिएगा, हाथ उसमें जल भी जाते हैं, ठीक है ना, स्किन खराब हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, CaOH का ट्वाइस बनता है, CaOH का ट्वाइस बनता है, ठीक है। और साथ में क्या है, इसमें भी आपकी ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है, ऊष्मा निकल रही है, तो इसलिए क्या हो गया, ऊष्मा क्षेपी हो गया। क्या हो गया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया। और साथ ही साथ देखिएगा ये योगात्मक अभिक्रिया भी है, दोनों लोग मिलकर के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊष्मा क्षेपी है और योगात्मक भी हो सकती है, ठीक है। अब जो ऊष्मा क्षेपी की बात हम लोगों ने कर लिया, ऊष्मा शोषी की बात करें हम लोग, तो ऊष्मा शोषी का जैसे मान लीजिए कि 2HgO है, ठीक है। हमने क्या दिया इसको, ऊष्मा जब देते हैं इस, है ना, HgO को, ठीक है, जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का नाम है, HgO का नाम क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। हमने क्या दिया इसको, ऊष्मा दिया। जब इसको ऊष्मा देते हैं तो Hg और O2 क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये एक तरह से ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने ऊष्मीय वियोजन हम लोग पढ़ के भी आ रहे हैं, ऊष्मीय वियोजन कैसे होता है ना। तो ऊष्मा देने पे क्या हो, अपघटित हो रही है, यानी कि ऊष्मा देना पड़ रहा है इसको, तो ऊष्मा दिया गया इसको, इसलिए क्या हो गया, ऊष्मा शोषी हो गया। तो ये बन जाता है आपका 2Hg प्लस क्या हो गया, O2। तो इसमें ऊष्मा क्या कर गई, दी गई है ना, इसलिए क्या हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। तो ये हो गया ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हो गई, ठीक है। हम लोग जो भोजन खाते हैं तो भोजन जो पाचन होता है, जो भोजन पचता हम लोग का डाइजेस्ट होता है, तो उसमें भी क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। तो भी आपका जो भोजन का पाचन है वो भी किस प्रकार का है, ध्यान रखिएगा। भोजन का जो पाचन है वो आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है ना। जो हम लोग श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो अंदर जाके ऑक्सीडेशन करता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो श्वसन भी एक प्रकार की क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है ना। और आपका कोई चीज़ जब सड़ता गलता है, जैसे हम लोग कचरे फेंकते हैं, जो जैव चीज़ें हैं, है ना, सब्जी वगैरह सड़ती हैं, तो उसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, वो भी क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ही है, ठीक है। तो आपका श्वसन करना, है ना, ऊष्मा क्षेपी है। सब्जियों का सड़ना गलना क्या है, ऊष्मा क्षेपी है। भोजन का डाइजेस्ट होना वो भी क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब कहेंगे सर एक ऊष्मा शोषी का भी बढ़िया एग्जाम्पल बता दीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण, इंसानों का जो श्वसन है उसमें आपका जो है हम लोग का क्या है, ऊष्मा क्षेपी होता है। लेकिन जो पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा, तो वह क्या होती है, ऊष्मा शोषी क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ऊष्मा शोषी है। याद रखिएगा, ये चीज़ें बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम है ना, ठीक है। आइए चलते हैं, जो लास्ट हम लोग का टाइप है, पाँचवा टाइप है, उस पाँचवें टाइप की ओर, बल्कि पाँचवा था, छठे की तरह चलेंगे हम लोग। ये कौन सा टाइप था, हम लोग का पाँचवा टाइप था। ये छठा टाइप लास्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन एक फुल चैप्टर आपका है केमिस्ट्री का, ठीक है। बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे केवल हम लोग अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसकी जो मेन बातें हैं उसको पहले देख लेते हैं, तो आसान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्लास में हम लोग कभी मिलेगा ये तब भी, है ना। तो क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब, ये आपका छठा प्रकार हो जाएगा, है ना, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया सिंपल आप जो है देख सकते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन पहले जाने कि होता क्या है, उसके बाद इन अभिक्रियाओं को पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है सिंपल सा, इसका जो पुरानी परिभाषा है, ऑक्सीजन का जुड़ना। किसका, ऑक्सीजन का जुड़ना। अभी बताया था मैंने कि ए से कोई ऑक्सीजन जुड़ जाए, ठीक है, ये ऑक्सीजन अगर है तो ए बना हम लोग का, तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, ठीक है। या फिर ए ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्यागा, धनायन बनाया, ठीक है। धनात्मक संख्या जब बढ़ती है, धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है,
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, कैसे मालूम चलेगा? अगर उसका धन आवेश बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? निकाल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है। अगर आपका जो धनात्मक तत्व है वो जुड़ रहा है, धनात्मक तत्व क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। जैसे किसी के साथ क्या है, कोई धनात्मक तत्व जुड़े तो हम लोग कहेंगे क्या हो? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन का निकलना भी हो जाएगा। जैसे ए और एच साथ में है और इसमें से क्या है? हाइड्रोजन निकल गया इसमें से, तो हाइड्रोजन का निकलना, अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अब ठीक इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। इन चीज़ों को अगर हम पहचान लेते हैं तो आसानी से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन निकल रहा है या फिर आपका जो धनात्मक जो तत्व है वो जुड़ रहे हैं, धनात्मक तत्व क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं, तब भी हम लोग का क्या हो जाएगा? वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इनको देख करके, है ना, उनको क्या करेंगे? देखेंगे पहले कि हम लोग की अभिक्रियाएँ किस प्रकार की हैं, अभिक्रियाएँ किस प्रकार की हैं, ठीक है। तो उस अभिक्रिया को देख करके हम समझेंगे कि अभिक्रिया में क्या हो रहा है, आपका कौन सा तत्व निकल रहा है, कौन सा तत्व जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसको आप सिंपल यहाँ पे समझिएगा। एक लास्ट पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एक पॉइंट तो आपका ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन का निकलना हो गया, तीसरा हाइड्रोजन का निकलना हो गया, और चौथा लास्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है? जुड़ रहे हैं। इसमें आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव समझते ही ना, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से हैं? जैसे मान लीजिए फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना, आपका ये अगर इस प्रकार के जो ऑक्सीजन है ना, ये सभी क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। अगर ये कहीं आपको जुड़ते हुए दिख गए तो समझ जाइएगा कि क्या हो रही है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अब इसी का उल्टा हम लोग कहेंगे तो कह सकते हैं कि विद्युत धनात्मक तत्वों का निकलना, विद्युत धनात्मक तत्व कौन से होंगे? जैसे कॉपर हो गया, है ना, Fe हो गया, है ना, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है? विद्युत धनात्मक तत्व है। ये अगर निकल रहे हैं तो समझ जाइएगा क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अब अपचयन ठीक इसका उल्टा, कुछ नहीं करना हमको, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना तो इसमें कहिएगा ऑक्सीजन का निकलना भी एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है। अब क्या दूसरा कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, इसमें कहिए इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं ग्रहण हो रहा है तो क्या होगा? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन होगा। इसमें हाइड्रोजन का निकल रहा है तो इसमें कहेंगे हम लोग हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है? अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें कह रहा है विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, तो जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होंगे उनका निकलना, इसमें से निकले, है ना। आपका इसमें कह रहा है कि विद्युत धनात्मक तत्वों का निकलना, तो आप कहिए कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व हैं का जुड़ना, ठीक है ना। सिंपल, ये ठीक उसका उल्टा है। जो अपचयन है वो ऑक्सीकरण का क्या है? ठीक उल्टा है, ठीक है। ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल देख लीजिए अभिक्रिया का। जैसे मान लीजिए कि आपका जो कॉपर है हमने लिया 2Cu, आप प्लस क्या किया? ऑक्सीजन ले लिया उसके साथ, ठीक है। हम लोग का बन गया क्या? ये 2CuO, ठीक है। तो देखो कॉपर में पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया? आपका बिल्कुल सिंपल सा ऑक्सीकरण क्या हो गया? ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अभी मान लो कि SnCl2 था, हमने उसमें क्लोरीन और मिला दिया, उसके अंदर Cl2 मिला दिया, क्या बन गया? SnCl4 बन गया, SnCl4 बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? देखो क्लोरीन, अभी बताया मैंने कि क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो क्लोरीन क्या हो गया? इसके अंदर जुड़ गया और इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व क्या हो गया? ऐड हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व का मतलब जिसके बायकोस में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, अपनी संयोजकता पूरा करते हैं, वही होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, निकाल के धनात्मक बनाना चाहते हैं, वो होते हैं आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, है ना, कैल्शियम, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है। एल्युमिनियम भी क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है।
ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल कुछ हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का निकलना की बात करोगे तो सोडियम होता है, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो Na पे पॉजिटिव बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो समझ जाइए कि क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये ऑक्सीकरण की क्रिया, ये भी क्या है, ऑक्सीकरण की ही अभिक्रिया हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब अपचयन का कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया, अब इसी का उल्टा कर लो। CuO था, क्या था, CuO था हम लोग के पास। हम लोगों ने क्या किया, इसके साथ हाइड्रोजन से अपक्रिया करा दिया। किससे, हाइड्रोजन से अपक्रिया करा दिया। अब ये क्या हो गया, Cu आप प्लस क्या हो गया, H2O हो गया, Cu प्लस H2O। तो इसमें से देखो ऑक्सीजन निकल गया है, क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया है। तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। ये कैसी अपक्रिया है, अपचयन अपक्रिया है, अपचयन अपक्रिया है। ठीक है। अब इसमें आप देखिए हम लोग एक जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव निकल रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जुड़ना देखते हैं इसका। जैसे CuCl2 है, क्या है, CuCl2 लेते हैं, CuCl2 ले लीजिए, इसमें Cu ले लीजिए, एक Cu और मिला दीजिए, इसमें Cu को मिला दिया जाएगा इसमें। तो क्या बन जाएगा, 2CuCl। तो ये जो कॉपर है क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। कॉपर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो गया, इसके अंदर जुड़ गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो गया, जुड़ गया, एक कॉपर और इसके अंदर जुड़ गया। ठीक है। तो कैसा अपक्रिया हो गया, ये अपचयन की अपक्रिया हो गई, अपचयन की अपक्रिया हो गई। ठीक है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे मान लो कि अभी हाइड्रोजन की बात किया, ऑक्सीजन की बात किया, तो ऑक्सीजन का निकलना देख लिया। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का बाद देख लो, जैसे मान लो कि Na पॉजिटिव है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या हो गया, Na बन गया। आपका Cl है, Cl ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्या बन गया, Cl पे नेगेटिव बन गया। तो ये दोनों ही अपक्रियाएं क्या है, अपचयन की अपक्रिया है, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है। ठीक है। तो आप बिल्कुल समझ चुके हैं। अब आसानी से परिभाषा की बात हम बता दिए शुरू में ही कि जब किसी अपक्रिया में जो है ऑक्सीजन जुड़ती है या फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें से, या फिर किसी तत्व की धनात्मक संयोजकता बढ़ती है, तो वह अपक्रिया कैसी होती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। और अपचयन अपक्रिया कौन सी होती है, जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, या फिर इलेक्ट्रॉन आपका जो है ग्रहण होता है ना। तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, अपचयन अपक्रिया। परिभाषा इन्हीं 5 पॉइंटों पे डिपेंड है। ठीक है ना। तो इन पॉइंटों को याद रखेंगे तो परिभाषा भी आपको याद हो जाएगी और इसका प्रकार भी आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो ये था हम लोग का ऑक्सीकरण और अपचयन, लास्ट जो छठा टाइप था रासायनिक अपक्रिया का। ये तो हम लोगों ने कितने प्रकार पढ़ लिए, 6 प्रकार पढ़े रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में। तो ये आपका इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट से एक पहले वाला लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर हम लोग का और आएगा और ये चैप्टर क्या होगा, हम लोग का ख़त्म होगा। और चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, जो NCERT क्वेश्चंस हैं, NCERT क्वेश्चंस और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, उन चैप्टरों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना दोस्तों। तो आप बिल्कुल बने रहिएगा। बिल्कुल 2 लेक्चर और इसमें पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बाद वाले लेक्चर और उसके बाद हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे NCERT क्वेश्चंस और जो आपके बोर्ड एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनका। तो बिल्कुल आप बने रहिए नेक्स्ट क्लास में भी। और आप लोग का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। धन्यवाद दोस्तों।